हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टोकन्स इन सी। टोकन्स सी लैंग्वेज में क्या होते हैं, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। टोकन्स इन सी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट टू बी यूज्ड इन क्रिएटिंग ए सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम को लिखने के लिए टोकन्स इम्पोर्टेंट एलिमेंट होते हैं, और वी कैन से दैट टोकन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए सी प्रोग्राम। किसी भी सी प्रोग्राम्स को बनाने के मेन एलिमेंट्स होते हैं या बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी सी प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो आज हम टोकन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टोकन हुआ हमारा वेरिएबल इन सी। वेरिएबल्स क्या होते हैं सी लैंग्वेज में, ये हमारा टोकन आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कई सारे टोकन्स होते हैं जैसे वेरिएबल, कांस्टेंट, डेटा टाइप, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स। इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टोकन है हमारा वेरिएबल। A variable is a name of memory location. It is used to store data. Its value can be changed and it can be reused many times. Means एक वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन का नेम होता है जिसपे हम अपना डाटा स्टोर करते हैं। इट्स वैल्यू कैन बी चेंज। वेरिएबल की वैल्यू को हम प्रोग्राम के अंदर चेंज कर सकते हैं। एंड इट कैन बी रीयूज्ड मैनी टाइम, और इसकी वैल्यू को हम रीयूज कर सकते हैं कई बार प्रोग्राम के अंदर। सिंटैक्स देखेंगे, जैसे हम इसको डिक्लेयर करते हैं डेटा टाइप वेरिएबल नेम। मीन्स किस टाइप का हमारा वेरिएबल है उसका डेटा टाइप लिखेंगे और वेरिएबल का नाम लिखेंगे। जैसे एग्जांपल इंट ए, तो हमारा जो ए है वेरिएबल का नेम है, और इंट हमारा डेटा टाइप है कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है। ऐसे ही हमारा फ्लोट बी, तो फ्लोट बी, फ्लोट हमारा डेटा टाइप और वेरिएबल का नेम है बी। ऐसे हमने कैर सी, कैरेक्टर है सी, कैरेक्टर टाइप का जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया उसका नाम है सी। और हम वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड वैल्यू वाइल डिक्लेयरिंग द वेरिएबल एज गिवन बिलो। मीन्स अगर हम डिक्लेरेशन के टाइम पे भी अपने वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हैं। उसका एग्जांपल देखें, जैसे इंट ए बराबर 10। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम है ए और उसको वैल्यू दी है हमने 10। ऐसे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है बी और उसको वैल्यू दी है 20। ये डिक्लेरेशन के टाइम पे ही हम इन वेरिएबल्स को वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसे फ्लोट हमें पता है कि जो पॉइंट्स के जो नंबर्स होते हैं उनको हम फ्लोट्स में लेते हैं, क्योंकि उनकी जो डिजिट होती है वो फ्रैक्शन में होती है। जैसे फ्लोट, और वेरिएबल का नाम लिया हमने एफ और वैल्यू दी है 20.8। और कैरेक्टर का एक वेरिएबल है सी जिसको हमने एक सिंगल वर्ड दिया है ए, अल्फ़ाबेट। ओके स्टूडेंट्स, और वेरिएबल को डिक्लेयर करने के हमारे रूल होते हैं। हम वेरिएबल को कैसे डिफाइन करें, क्या नाम दे सकते हैं उसको। ए वेरिएबल कैन हैव अल्फ़ाबेट, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। किसी भी वेरिएबल के नेम में हमारा अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकती हैं और अंडरस्कोर हो सकता है। सेकेंड रूल, ए वेरिएबल कैन स्टार्ट विद द अल्फ़ाबेट्स। जो वेरिएबल होगा हमेशा अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट होगा, एंड अंडरस्कोर ओनली, या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो। इट कैन नॉट स्टार्ट विद ए डिजिट। डिजिट से हम इसको स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे हम वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं A1, लेकिन 1A नहीं लिख सकते, या A2 वेरिएबल का नाम हो सकता है लेकिन 2A वेरिएबल का नाम नहीं होगा। ओके, नो वाइट स्पेस इज अलाउड विद इन द वेरिएबल नेम। वेरिएबल के नेम में कोई भी स्पेस अलाउड नहीं होगा। जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसके बीच में कोई भी वेरिएबल का नेम स्पेस अलाउ नहीं होगा। ये वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड और कीवर्ड। एग्जांपल इंट फ्लोट। वेरिएबल का नाम हम किसी भी कीवर्ड के नेम पे नहीं रख सकते। जैसे हम जानते हैं कि सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड होते हैं। जो एक हमारा टोकन है उसको आगे पढ़ेंगे हम, तो उन 32 कीवर्ड्स में से किसी भी कीवर्ड को हम वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते। ओके, नेक्स्ट होता है कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होना और कांस्टेंट का मतलब फिक्स। तो इसीलिए हम इसके साथ ही पढ़ेंगे इसको भी, कांस्टेंट इन सी। कांस्टेंट क्या होता है? ए कांस्टेंट इज ए वैल्यू और वेरिएबल दैट कैन नॉट बी चेंज इन अ प्रोग्राम। कांस्टेंट एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में फिक्स रहती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10, 20। द कॉन्स्ट कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन कॉन्स्टेंट इन सी प्रोग्राम। कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं हम इसकी वैल्यू को डिफाइन करने के लिए, और इसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में हमें फिक्स रहती है। जैसे कॉन्स्ट फ्लोट पाई।
हमने इस पाई की वैल्यू सभी स्टूडेंट जानते हैं कि 3.14 होती है और इसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए हमने इसके आगे कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज किया है, जिससे हमें पता है कि इसकी वैल्यू फिक्स है, इसको कभी चेंज नहीं कर सकते। पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक टोकन के बारे में पढ़ा, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट के। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी टोकन्स को डिस्कस करेंगे। और जो हमने आज पढ़ा वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट टोकन है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल एंड एक्सप्लेन द डिक्लेरेशन रूल ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के रूलों को भी आप पढ़िएगा अच्छे से, मैंने बताए हैं 4-5 रूल है इसके, सारे पढ़ेंगे और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। टोकन्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमें भी वेरिएबल को डिस्कस किया हमने और कांस्टेंट को। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं वेरिएबल्स और टोकन्स का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल लगाएंगे। हैज इंक्लूड studio.h, उसके बाद लेंगे हम हैज़ इंक्लूड conio.h, ठीक है। उसके बाद अब void main, अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल में हम एक नेम होता है जिसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं और इसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम के अंदर चेंज होती रहती है। तो अब हम उसमें लेंगे वेरिएबल लेते हैं जैसे इंट ए, ठीक है। इंट ए ले लिया, ये हमारा वेरिएबल का नेम है। और एक लेते हैं इंट कॉन्स्ट, ठीक है। हम लेते हैं कॉन्स्ट इंट, तो ले लिया कॉन्स्ट इंट पाई इजिकल टू 3.14, जो हमारी वैल्यू होती है इसकी 3.14। तो ये हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया। अब वेरिएबल के नेम में हम देखिए कोई स्पेस नहीं ले सकते और कोई हम इस नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, उसको हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं और ये भी हमारा एक कांस्टेंट वेरिएबल ही है। तो अब हम इनको प्रिंट करा सकते हैं इनकी वैल्यू को। तो यहाँ से लेंगे हम, दोनों को हम प्रिंट करा सकते हैं। दोनों इंटीजर टाइप के हैं, तो %d और कोमा a कोमा पाई। अब देखिए स्टूडेंट, पाई को 3.14 है तो इंटीजर हम नहीं ले सकते। अभी मैं आपको डेटा टाइप्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद समझ में आ जाएगा। आप हम इसको लेंगे फ्लोट, इसको लेंगे हम फ्लोट और फ्लोट को करते हैं यहाँ पे %f, ठीक है। तो a कोमा पाई ले लिया है और यहाँ पे लगाएंगे सेमीकोलन और फिर यहाँ लगाएंगे गेट ch और उसको कर देंगे क्लोज। और उसके बाद लगाएंगे ब्रैकेट और क्लियर स्क्रीन का भी एक फंक्शन यूज करते हैं स्टूडेंट लास्ट प्रोग्राम के आउटपुट को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ से करेंगे इसको क्लियर और यहाँ पे कर देंगे इसको हम क्लोज और प्रोग्राम को कर देते हैं हम सेव कर देते हैं इसको टोकन के नाम से, token.c के नाम से। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा प्रोग्राम सेव। तो अब इसको आप जैसे कंपाइल करेंगे, एक एरर हमें दिखाई दे रही है, कॉन्स नॉट अलाउड हेयर। ओके, देखिए हमने CLR जो लगाया है उसको हम नीचे लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? वेरिएबल डिक्लेरेशन के नीचे, उसको वहाँ पे हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ लिखेंगे CLR और यहाँ लगाएंगे इसको। तो अब देखिए इसको यहाँ पे लिखेंगे हम। तो 2 एरर आ गई है हमारी, डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर अनडिफाइंड सिंबल पाई।
ठीक है, तो अब उसको करते हैं दोबारा कंपाइल। तो एरर हमें दिखाई डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर दिखाई रही है। ओके, यहाँ पे लगाते हैं हम सेमीकोलन। ये हमारा छोटा हुआ है इसलिए हमारा ये नहीं चल रहा है, तो हम लगाए, हम देखते हैं इसको। अब रन हो गया, देखिए दोनों की वैल्यू हमें मिल रही है। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा कि इंटीजर ए को हमने कोई वैल्यू नहीं दी है, तो उसका वैल्यू ना गार्बेज ले लिया, तो हम यहाँ पे एक वैल्यू दे देंगे इसको, ए को भी दे दिए 5। तो ए की वैल्यू हमें मिलनी चाहिए 5 और बी की मिलनी चाहिए हमें, और पाई की मिलनी चाहिए 3.14। तो यहाँ लेंगे /n। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए ए की वैल्यू मिली है 5 और सेकंड वाले की मिली है 3.14। तो इस तरीके से हम वेरिएबल के नेम अपने डिक्लेयर कर सकते हैं। इसको हम A1 भी यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन 1A नहीं लिख सकते, इसको हम A1 लिख सकते हैं। और जब A1 यहाँ पे कर दिया तो यहाँ पे भी हम इसको A1 ही करेंगे, और अगर आप प्रिंट कराओगे तो आपको दोबारा सेम वैल्यू मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रोग्राम वेरिएबल्स का। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कीवर्ड्स और फिर पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट्स। ओके स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कीवर्ड्स इन सी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे डेटा टाइप्स, उससे पहले पढ़ा था हमने वेरिएबल, कांस्टेंट, जो हमारे टोकन्स के पार्ट है। मैंने बताया था कि टोकन्स जो हमारे होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी सी प्रोग्राम के, तो उसी के अंदर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, जैसे ऑपरेटर, वेरिएबल, कांस्टेंट, कीवर्ड, और ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे और उनके एग्जाम्पल भी हम इसमें देख रहे हैं। तो आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कीवर्ड्स इन सी। सबसे पहले हम देखते हैं कीवर्ड्स होते क्या हैं। ए कीवर्ड्स इज ए रिजर्व वर्ड, यू कैन नॉट यूज इट एज ए वेरिएबल नेम, कांस्टेंट नेम, एक्सेट्रा। देयर आर ओनली 32 रिजर्व वर्ड इन सी लैंग्वेज। मीन्स जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं ये हमारे रिजर्व वर्ड होते हैं जो सी कंपाइलर में ऑलरेडी डिफाइन है। इनको हम किसी भी वेरिएबल का नेम नहीं रख सकते, किसी कांस्टेंट का नेम हम इनको नहीं दे सकते। और ये 32 रिजर्व वर्ड हैं सी लैंग्वेज में जिन्हें हम कीवर्ड बोलते हैं। और एक इनकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि जब भी इनको हम किसी प्रोग्राम में यूज़ करते हैं तो ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबसे अच्छी पहचान मैंने बताई इनकी कि जब भी हम इनको प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो इनका कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये लिस्ट हम देख रहे हैं, ये 32 कीवर्ड की लिस्ट है। ए लिस्ट ऑफ 32 कीवर्ड इन द सी लैंग्वेज इज गिवन बिलो। नीचे जो है ये 32 कीवर्ड्स की लिस्ट हमने दे रखी है, इसको हम देख लेते हैं, एक बार रीड आउट कर लेते हैं। तो जैसे ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स, कुछ कीवर्ड ऐसे हैं जो हम इनमें से अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं, और आपको इनको फोर्सफुली लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम इनको यूज़ में लाते जाएंगे वैसे वैसे हम इन सबको पहचानते रहेंगे और हमारे ये लर्न भी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। जैसे जैसे हम प्रोग्राम आगे बनाएंगे इनमें से बहुत सारे कीवर्ड हैं जो हमारे यूज होते रहेंगे। जैसे हमने इंट एक कीवर्ड है, इसका हम यूज करते हैं। स्ट्रक्ट है जो हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं। ब्रेक हमारा एक स्टेटमेंट है। एल्स, इफ एल्स हम यूज करते हैं, वहाँ पे एल्स का यूज किया है। लॉन्ग, स्विच केस में यूज होता है ये। और इनम है, रजिस्टर है, टाइप डेफ, कैरेक्टर टाइप का अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना हो। एक्सटर्न, रिटर्न, फंक्शन में अगर कोई वैल्यू रिटर्न करनी हो तो रिटर्न का यूज़ करते हैं। यूनियन एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो मैंने बताया अभी आप लोगों को, अभी ऊपर पढ़ा हमने डेटा टाइप में। कॉन्स्ट, किसी भी वेरिएबल और कॉन्स्टेंट के बारे में बताया था, तो हमने देखा था कि जब भी हम किसी कॉन्स्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो कॉन्स्ट का यूज हम करते हैं। फ्लोट, जब भी कोई हमें डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी हो तो फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। शॉर्ट, अनसाइंड, कंटिन्यू हमारा स्टेटमेंट है। ब्रेक और कंटिन्यू। फॉर लूप का यूज करते हैं। फॉर साइन, वॉइड क्या है, एम्प्टी डेटा टाइप है। जब भी कोई फंक्शन या कोई रिटर्न नहीं करता है कोई भी वैल्यू, तब हम वहाँ पे वॉइड का यूज करते हैं। डिफॉल्ट, गो टू, साइज ऑफ, वोलेटाइल, डू, इफ, स्टैटिक,
वाइल। तो ये सारे हमारे कीवर्ड्स हैं जिनको हम रिजर्व वर्ड बोलते हैं सी लैंग्वेज में। इनका यूज़ हम करते हैं सी प्रोग्राम में, बट इनको हम किसी भी वेरिएबल का नेम या कांस्टेंट नेम या कहीं किसी फंक्शन के नेम इनको हम यूज़ नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे 32 कीवर्ड्स हैं जो सी लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम कीवर्ड्स के बारे में मैंने बताया, अब हम उसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि कीवर्ड्स को हम कैसे पहचानते हैं अपने प्रोग्राम में। तो कीवर्ड्स का जो होता है वो होते हैं हमारे 32 रिजर्व्ड वर्ड होते हैं सी लैंग्वेज में, और इनको हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं एज इट इज़, और ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं सी प्रोग्राम में जब हम इनको यूज़ करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एक प्रोग्राम जिसमें हम 2 नंबर में से ग्रेटर नंबर फाइंड करने का प्रोग्राम देखेंगे, जिसमें हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, और जो हमारा इफ है वो भी एक कीवर्ड है और एल्स है वो भी हमारा एक कीवर्ड होता है। तो जब हम उसको प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो वो अपना कलर चेंज कर लेगा। एक वॉइड का यूज़ करते हैं, वॉइड भी हमारा एक कीवर्ड होता है जिसे हम प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो वो हमारा अपना कलर चेंज करता है जब हम उसे प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे 32 कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें हम वेरिएबल नेम्स में यूज़ नहीं कर सकते। ये स्पेसिफिक वर्ड हैं जिन्हें हम प्रोग्राम में एज इट इज़ यूज़ करते हैं। तो जैसे जैसे हम प्रोग्राम पढ़ते रहेंगे, आगे अपना सिलेबस कवर करते रहेंगे, तो हमारे लगभग सभी कीवर्ड्स हम यूज़ करके प्रैक्टिकली देख चुके होंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं अपना कीवर्ड का प्रोग्राम। हम अपनी हेडर फाइल लिखेंगे, हैज़ include studio.h, उसके बाद हैज़ include conio.h, उसके बाद अपना मेन फंक्शन बनाएंगे void मेन। void की स्पेलिंग में मिस्टेक होगा, इसको सही करेंगे। void मेन, उसके 2 ब्रेक। तो हमने देख लिया है कि हमने 2 हेडर फाइल लगाई हैं, एज इंक्लूड studio.h और conio.h। उसके बाद मेन फंक्शन बनाया है, और मेन फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम लगाएंगे ब्रैकेट। तो अब हमें 2 नंबर चाहिए, तो उसको इनपुट कराने के लिए हम सबसे पहले 2 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंट a, b करते हैं। फिर उसके बाद जब दोनों नंबरों को इनपुट कराना तो लिखेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ a, b। ए और बी की वैल्यू को एंटर करें। उसके बाद हम सेमीकोलन लगाएंगे, फिर स्कैनएप लगाएंगे और ब्रैकेट। अब देखिए 2 नंबर हैं तो दोनों के लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना होगा। तो पहले के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले लगाएंगे इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद लिखेंगे पहले वाले के लिए %d, फिर दूसरे वाले के लिए %d, और फिर कोमा, फिर एंड a, और फिर कोमा लगाएंगे और फिर लिखेंगे एंड b, और फिर सेमीकोलन।
ये चीज़ें हमें बहुत सावधानी से करनी है कि जिससे क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम में एरर ना आए, क्योंकि कोमा, सेमीकोलन, ब्रेसेस अगर इन्हीं के भी कहीं हमारे मिस हो जाते हैं तो हमारा प्रोग्राम में एरर आती है, और फिर उसको कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें उसको फाइंड आउट करना एरर को बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम एरर ही शो करता रहता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से लिखें, बहुत केयरफुल्ली बनाएं प्रोग्राम। अब देखिए, अब हमारे पास 2 नंबर आ चुके हैं। अब हमें कंपैरिजन करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा छोटा है, यानी कि ए और बी की हम वैल्यू देंगे और 2 अलग अलग वैल्यू देंगे, ए को कोई और अलग वैल्यू देंगे, बी को कुछ और वैल्यू देंगे। अब ये प्रोग्राम चेक करके बताएगा कि आपकी कौन सी वैल्यू बड़ी है और दोनों में से। अगर ए की वैल्यू बड़ी होगी तो ये कहेगा ए इज़ ग्रेटर, और अगर बी की वैल्यू बड़ी होगी तो ये कहेगा बी इज़ ग्रेटर। तो देखते हैं, इफ स्टेटमेंट लगाते हैं। इफ ब्रैकेट लगाएंगे ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी। ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है, अगर बड़ा है बराबर भी है, बराबर पे तो छोड़िए, लेकिन अगर ए की वैल्यू बड़ी होगी तो ये बताएगा ए इज़ ग्रेटर, और बी की बड़ी होगी तो ये बताएगा बी इज़ ग्रेटर। तो अगर ए बड़ा है तो क्या प्रिंट करें, ए इज ग्रेटर। फिर हम एल्स लगाएंगे। देखिए, एल्स बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट होता है अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है। अगर इफ की कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो हमारा क्या हो जाता है, एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा इफ और एल्स के दोनों के स्टेटमेंट को हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम लगाएंगे गेट सी एच। आज आपको गेट सी एच का यूज करके बताऊंगा मैं क्या क्यों हम लगाते हैं इसको, अगर नहीं लगाएं तो क्या होगा। ओके, हमने बंद कर दिया यहाँ पे। अब देखिए, अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, अब देखिए इसमें एरर आ रही है। एरर देखिए क्या है, एरर है कि इफ स्टेटमेंट में हमारा जो ब्रैकेट है वो मिस है, और वो दिखाई दे रहा है। देखो आपको ये लाइन भी शो कर रही है कि इस लाइन में एरर है, और ये देखिए ये हमने क्या करा, इसको क्लोज ब्रैकेट इसमें नहीं लगाया है। अब हम क्या करेंगे, हमने क्लोज ब्रैकेट इसमें लगा दिया है। अब हम दोबारा इसको कंपाइल करते हैं तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, और आपको दिख रहा होगा कि इसमें लास्ट पैलिंड्रोम नंबर कुछ इस तरीके से, यानी कि लास्ट प्रोग्राम का आपको आउटपुट भी इसमें दिख रहा है। तो इसमें देखो बी इज़ ग्रेटर। पहले हम CLR SCR का इसमें यूज कर लेते हैं, जिससे हमारा आउटपुट हमें क्लियर दिखाई दे। देखिए, एंटर द वैल्यू ऑफ ए कोमा बी। ए और बी की वैल्यू को एंटर कीजिए। अब पहले वैल्यू दी हमने 8, ए की हो गई। अब दोबारा दी 45, बी की वैल्यू दी 45, ए की दी 8। तो कौन सा बड़ा शो करना चाहिए, शो करना चाहिए बी इज़ ग्रेटर। तो एंटर करेंगे तो क्या है, बी इज़ ग्रेटर। तो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि हमारा दोनों वैल्यू कर दे रहे हैं। देखिए एक बार और देख लीजिए,
इस बार ए की वैल्यू देते हैं हम 6 और बी की देते हैं 3। तो क्या प्रिंट होना चाहिए, इस बार प्रिंट होना चाहिए ए इज ग्रेटर। तो देखो आउटपुट आ रहा है हमारा ए इज ग्रेटर। अब देखिए अगर हम इसमें ये नहीं लगाते हैं, गेट सी नहीं लगाते हैं, तो कैसे होगा, देखिए अब दोनों वैल्यू आपके पास आ गई। अब आउटपुट आपको दिखाई नहीं दे रहा, आउटपुट आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हमने गेट सी को हटा दिया है। देखिए दोबारा फिर एक बार देख सकते हैं आप, ए की 9 वैल्यू दी, बी की 7 दी। अब हमने दोनों वैल्यू दे दी हैं, अगर अब हम एंटर करते हैं तो हमें आउटपुट स्क्रीन के ऊपर हमें आउटपुट दिखना चाहिए, जो हमें नहीं दिखाई दे रहा। जैसे हम एंटर कर रहे हैं तो हमारा जो ये है कंसोल विंडो से बाहर आ जा रहा है और प्रोग्राम पे पहुंच रहा है। अगर हम यहाँ पे गेट सी लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए इस बार हमें आउटपुट दिखाई देगा। इसकी वैल्यू ले रहे हैं 5, इसकी वैल्यू ले रहे हैं 9। तो इस बार देखिए आपको आउटपुट मिल रहा है बी इज ग्रेटर। तो इसलिए स्टूडेंट्स मैंने आपको जब गेट सी के बारे में बताया था, मैंने बताया था कि ये गेट कंसोल होल्ड, कंसोल विंडो को होल्ड करता है जब तक कोई कैरेक्टर प्रेस ना हो। तो अब हमने देखा कि अगर हमने गेट सी हटा दे रहे हैं तो हमें आउटपुट नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हम गेट सी का यूज करते हैं जिससे हमारी कंसोल विंडो होल्ड रहे और हमें आउटपुट दिखता रहे जब तक कोई भी हम की प्रेस ना करें। तो आज हमने देखा कि हमारा जो प्रोग्राम था वो 2 नंबर में से बड़े नंबर को शो करने के लिए था और वही हमने चेक किया है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा प्रोग्राम था खुद से, और हाँ मैंने इसको हम प्रोग्राम को सेव भी करेंगे। अब देखिए ये था हमारा, तो सेव करेंगे। यहाँ से सेव करने के लिए जो भी प्रोग्राम उसको नाम दे सकते हैं ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर डॉट सी के नाम से हमने इसको सेव कर दिया है। ग्रेटर नंबर डॉट सी के नाम से इसको हमने सेव कर दिया है, जिससे अगर हम फ्यूचर में भी अपने प्रोग्राम को अगर देखना चाहे तो हम इसको देख सकते हैं। ये हमारा प्रोग्राम सेव करने की आपको हैबिट डाल लेनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई काम करें कंप्यूटर पे उसको हमेशा सेव करें। सेव करने से क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम फ्यूचर के लिए भी सेव रहता है हमारी मेमोरी में। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा प्रोग्राम दोबारा हमें नहीं मिलेगा और दोबारा ही आपको उसको लिखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, टोकन्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे पिछले 2-3 वीडियो में। तो आज में एक टॉपिक है आज का कमेंट्स इन सी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स को पढ़ा था हमने, कितने प्रकार के होते हैं और उनको हमने डिस्कस भी किया था सभी को अलग अलग करके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कमेंट्स इन सी। कमेंट्स क्या होते हैं सी लैंग्वेज में? कमेंट्स इन सी लैंग्वेज आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट लाइन्स ऑफ कोड। कोड की इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी देने के लिए हम सी कमेंट्स का यूज करते हैं। इट इज़ वाइडली यूज फॉर डॉक्यूमेंटिंग कोड। ये डॉक्यूमेंटिंग के कोड में यूज किए जाते हैं, वाइडली यूज किए जाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमेंट इन द सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में 2 टाइप्स के कमेंट्स यूज किए जाते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट्स। स्टूडेंट्स जब भी हमारा कोड्स लेंथी हो जाता है, या सपोज कीजिए आपने कोई कोडिंग की है और उसको आपने बनाया है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप उस कोड को किसी दूसरे को भेज देते हैं और उस कोड में जो आपने किया हुआ है उसको दूसरों को समझाने के लिए उसमें कुछ कमेंट डाले जाते हैं, जिससे कि सामने वाला भी इजीली उस कोड को समझ सके। अगर आप कोड नहीं डालेंगे तो उसको दूसरे सेकंड पर्सन को कोड को समझने में प्रॉब्लम होती है। सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल स्लैश। डबल स्लैश की हेल्प से हम सिंगल लाइन कमेंट का यूज कर सकते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ ए सिंगल लाइन कमेंट इन सी। सिंगल लाइन को समझने के लिए एग्जांपल मैंने दिया, देखिए हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वॉइड मेन। ये देखिए डबल लाइन डबल स्लैश दिया, उसके लिए प्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन मीन्स जो ये आगे होने जो ये प्रोग्राम है ये प्रिंटिंग कर रहा है किसी भी मैसेज की। तो हमने एक सिंपल एक लाइन का कमेंट है यहाँ पे प्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो हमने डबल स्लैश की हेल्प से इसको
बनाया, फिर उसके बाद प्रिंट है, और उसके बाद हेलो सी, गेट सी एच और वेरी क्लोज, और आउटपुट देखेंगे इसका आएगा हेलो सी। मीन्स जो हमारा जो कमेंट है वो प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं होता, और ना ही कोई इसमें कोई एक्स्ट्रा मेमोरी का यूज होता है, ना ही कोई अपनी मेमोरी लेता है। तो कमेंट्स जो होते हैं वो हमारे एग्जीक्यूशन पे या उसका आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं डालते, सिर्फ वो हमारा एक डॉक्यूमेंटेशन पर्पज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद है मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं ये देखेंगे हम। मल्टी लाइन कमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्लैश एस्ट्रिक। इट कैन ऑक्यूपाई मैनी लाइन्स ऑफ कोड बट इट कैन नॉट बी नेस्टेड। मीन्स हम इनका यूज करते हैं अपने सी लैंग्वेज के कोड में वही इंफॉर्मेशन के लिए, और जब हमारा कमेंट जो होता है एक लाइन से ज़्यादा का होता है तो मल्टी लाइन में उसको यूज करते हैं, और उसको जो करते हैं हम स्लैश और एस्ट्रिक, फिर उसके बाद कमेंट लिखेंगे, फिर एस्ट्रिक स्लैश से उसको बंद कर देंगे। तो जो इन दोनों एस्ट्रिक और स्लैश के बीच में आएगा वो हमारा डबल लाइन या मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा। उसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वॉइड मीन, और ये देखिए हमने मल्टी लाइन कमेंट्स इसमें लिया हुआ है स्लैश एस्ट्रिक प्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन, और सेकंड लाइन में लिखा है मल्टी लाइन कमेंट और एस्ट्रिक और स्लैश, फिर प्रिंट हेलो सी और गेट सी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट है जिसको हमने अलग तरीके से लिखा है, और सिंगल लाइन कमेंट है उसको डबल स्लैश से और उसको एस्ट्रिक और स्लैश की हेल्प से हमने बनाया है। तो इसका भी आउटपुट हमें देखेंगे तो इसका आउटपुट भी हेलो सी हमें मिलेगा। तो इससे हमारे इसके आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, और हमारा मल्टी लाइन कमेंट यहाँ पे शो हो रहा है। नेक्स्ट है सी आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होते हैं? सी आइडेंटिफायर रिप्रेजेंट द नेम इन द सी प्रोग्राम, फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, एरे नेम, स्ट्रक्चर नेम, यूजर नेम एक्सेट्रा। द आइडेंटिफायर इज ए यूजर डिफाइंड वर्ड। मीन्स आइडेंटिफायर वे वर्ड होते हैं जिन्हें यूजर किसी फंक्शन या वेरिएबल का नेम के लिए यूज करता है, उन्हें हम आइडेंटिफायर कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल है इंटीजर एक्स। तो यहाँ पे एक्स है वो यूजर डिफाइन वर्ड है जो यूजर ने अपने अकॉर्डिंग डिफाइन किया है। एक्स है वेरिएबल का नाम दिया जिसे हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। अगर ऐसे हम कोई फंक्शन बना रहे हैं तो फंक्शन का नेम भी हमारा आइडेंटिफायर कहलाएगा। वेयर एक्स इज एन आइडेंटिफायर। एक्स क्या है यहाँ पे? आइडेंटिफायर। तो दोबारा आई एम रिपीटिंग, आइडेंटिफायर वे वर्ड्स होते हैं जिन्हें यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या यूजर डिफाइन करता है किसी भी वेरिएबल के या फंक्शन के या एरे के नेम के लिए, वो आइडेंटिफायर कहलाते हैं। और आइडेंटिफायर यूजर डिफाइन वर्ड होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको इसका नोट्स भी मैंने पहले भी भेज दिया है, उसको आप एक बार और रीड आउट करेंगे। एक्सप्लेन भी हो चुका है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें कमेंट्स इन सी लैंग्वेज में हम कमेंट्स का यूज़ कैसे करते हैं और कैसे उसको हम लिखते हैं या क्या उसका सिंटैक्स होता है। तो अभी हमने पढ़ा है, और मैं एक बार और बता देता हूँ आपको कि सी लैंग्वेज में कमेंट्स का यूज हम इसलिए करते हैं जिससे हमारा जो कोड है वो ईजिली समझ में आ जाए। और सी लैंग्वेज में 2 टाइप्स के कमेंट होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट होता है, एक मल्टी लाइन कमेंट होता है। तो ये स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना सी का प्रोग्राम, जिसमें हम देखेंगे सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडर लगाएंगे हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। उसके बाद हम दूसरी हेडर फाइल लगाएंगे अपनी हैज़ इंक्लूड कोनियो डॉट एच। उसके बाद बनाएंगे अपना मेन फंक्शन। देखिए स्टूडेंट, जो कमेंट्स होते हैं वो हमारे मेमोरी में स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करते, यानी कि प्रोग्राम की मेमोरी को, प्रोग्राम के साइज को भी वो इंक्रीज नहीं करते हैं।
तो देखिए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं a बराबर 10, ठीक है, तो ये क्या होगा, जैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन है तो इसको हम यहाँ पे डबल स्लैश के साथ लिखेंगे वेरिएबल अब लिखते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो ये कमेंट हो गया, इसे बोलते हैं हम सिंगल लाइन कमेंट। तो ये होगा हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब हम इसको अगर प्रिंट कराते हैं तो प्रिंट कराने में आप देख रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ ए इज, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो हमारा वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है, तो उसमें हम जो फॉर्मेट स्पेसिफायर लेंगे वो लेंगे हम %d, क्योंकि इंटीजर के लिए हम लेते हैं %d लेते हैं इसके लिए। तो %d होता है हमारा इंटीजर के लिए, और हम लगाएंगे यहाँ पे %d। अब हमें प्रिंट करनी है वैल्यू a की, और यहाँ पे लगाएंगे सेमीकोलन। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे भी कमेंट लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंटिंग वैल्यू, ठीक है। तो एक ही हो गया। अब लास्ट वन लिखेंगे हम तो फिर यहाँ पे लिखते हैं हम वेलकम टू सी लैंग्वेज। ठीक है, ये लिख दिया वेलकम टू सी लैंग्वेज। अगर इसका भी अगर कमेंट डालना चाहें हम तो ये हो जाएगा हमारा प्रिंटिंग मैसेज। तो ये जो डबल स्लैश है इसके बाद ही हम सिंगल लाइन कमेंट लिख सकते हैं। अगर डबल स्लैश नहीं लगाएंगे तो हम कमेंट नहीं लिख पाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे गेट ch, और इसको कर देंगे हम क्लोज, और उसके बाद कर देंगे मेन फंक्शन को क्लोज। तो ये प्रोग्राम है। अब अगर हम इसको सेव कर लेते हैं, पहले बोलते हैं कमेंट डॉट सी, तो प्रोग्राम सेव हो गया। और यहाँ पे लगा लेते हैं इसके बाद क्लियर स्क्रीन। तो ये होगा स्टूडेंट क्लियर स्क्रीन। जो सभी फंक्शंस का यूज मैंने बता रखा है, क्लियर स्क्रीन का यूज करते हैं हम अपनी जो आउटपुट विंडो होती है हमारी, या जो हमारी कंसोल विंडो होती है, उस पर जो हमारा प्रीवियस प्रोग्राम का जो आउटपुट होता है उसको क्लियर करने के लिए हम CLR SCR फंक्शन का यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग हुई है भी सी प्रोग्रामिंग की, तो आपको मैं दोबारा रिपीट भी कर रहा हूँ इसलिए। और गेट ch का यूज हम करते हैं कि ये जो हमारा आउटपुट है वो हमारा कंसोल विंडो पर होल्ड हो जाए, जिससे हम आउटपुट को ईजिली चेक कर सकें। तो ये आप सबको मैंने पहले भी बता दिया। तो अब स्टूडेंट्स प्रोग्राम करते हैं हम कंपाइल करने में एक एरर हमें दिखाई दे रही है, जिसमें क्या है स्टेटमेंट मिसिंग है, यानी कि सेमीकोलन नहीं लगाया। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं सेमीकोलन, क्योंकि यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। तो अब करते हैं इसको एग्जीक्यूट। तो हो गया, देखिए द वैल्यू ऑफ पेज 10 और वेलकम टू सी। तो आप लोग देख रहे हैं दोनों एक ही लाइन में आउटपुट मिल रहा है, तो इसको हम न्यू लाइन में भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा हम /n। क्या लगाना पड़ेगा, /n लगाएंगे तो जो हमारा आउटपुट है वो हमें नेक्स्ट लाइन में मिल जाएगा। अभी आपने आउटपुट जो देखा उसमें जो दोनों प्रिंटफ स्टेटमेंट हैं, दोनों हमें
एक ही लाइन में दिखाई दे रहे थे, जिससे हमारा आउटपुट में बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमने दो स्टेटमेंट को प्रिंट कराया। तो पहले वाला जो प्रिंट है वो क्या कर रहा है, एक ही वैल्यू को प्रिंट करेगा a बराबर 10, और दूसरे वाला एक मैसेज प्रिंट करेगा। तो देखिए हमने इनके, और जो स्टूडेंट हमने जो कमेंट लिखा है इसका आउटपुट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ये सिर्फ आपको प्रोग्राम को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज कर लेते हैं, जिससे हमारा प्रोग्राम दूसरे को भी समझ में आ जाए। तो अब करते हैं इसको कंपाइल। तो देखिए अब देखिए हमें आउटपुट जो मिल रहा है वो दो लाइन में मिल रहा है, द वैल्यू ऑफ ए इज 10 और वेलकम टू सी लैंग्वेज। तो जो हमने वहाँ पे कमेंट लिखा है, हमें कोई भी कमेंट यहाँ पे स्टूडेंट नहीं मिल रहा है, कोई भी कमेंट हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो वो होता है हमारा सिंगल लाइन कमेंट जो हमने वहाँ पे यूज़ किया है। अब बात करें स्टूडेंट मल्टीपल लाइन कमेंट की, तो मल्टी लाइन जो कमेंट होता है उसे हम इस तरीके से लिखते हैं, जैसे यहाँ से स्टार्ट करना है हमें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लगाएंगे स्टार और यहाँ लगाएंगे स्टार स्लैश स्टार। और जब हम इसको बंद करना चाहेंगे, यानी कि अगर हमें यहाँ पे इसको बंद करना है तो यहाँ पे लिखेंगे स्टार स्लैश। तो ये हो गया। तो ये वाली जो लाइन है स्टूडेंट, ये हमारी हो चुकी है इसमें से, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट। तो देखिए दो लाइन अब बंद हो गई हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि ये जो प्रिंटफ जो लाइन थी हमारी, इसका भी इफेक्ट हमें अपने प्रोग्राम पर देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि एक ही वैल्यू अब हम नहीं प्रिंट कराएंगे। अब देखिए स्टूडेंट हमारा आउटपुट क्या आएगा। अब आउटपुट आ रहा है हमारा वेलकम टू सी लैंग्वेज। तो जो हमारा एक स्टेटमेंट था वो भी हमने कमेंट में कर दिया, जिससे हमारा उसके प्रोग्राम के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। अब मैं दिखाऊंगा आपको, अगर हम यहाँ से ये कमेंट हटा देते हैं और इसको हम दोबारा इस लाइन पे लगा दें, स्लैश स्टार, और इसको अगर हम यहाँ बंद कर दें स्टूडेंट्स, तो क्या होगा देखिए कि अब जो दूसरे वाला था यार, सिंपल मैसेज जो प्रिंट कर रहे थे, वो वाली लाइन हमने कमेंट बॉक्स में डाल दी, यानी कि मल्टी लाइन कमेंट के अंदर हमने उसको लगा दिया होगा। तो ये वाला जो उसका मतलब ये जो लाइन है ये हमारे इस प्रोग्राम से बाहर हो गई है। ये वाला स्टेटमेंट अब इस प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अगर ये वाला प्रोग्राम, ये वाली लाइन, इस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ये वेलकम टू सी जो हमारा मैसेज प्रिंट हो रहा था आउटपुट विंडो पे, ये भी प्रिंट नहीं होगा। आइए देखते हैं इसको। तो आप देख रहे हो द वैल्यू ऑफ ए इज 10। तो आपको सिंपली जो पहले वाला प्रिंट टाइप है जो हमारे वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, वही हमें अपने आउटपुट पर देखने को मिल रहा है। तो स्टूडेंट ये था जो हमारा मल्टी लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट। कमेंट्स का यूज आपको समझ में आया होगा प्रोग्राम में, क्यों हम अपने प्रोग्राम में कमेंट्स का यूज करते हैं। कमेंट का यूज इसलिए करते हैं ताकि स्टूडेंट्स, अगर हमने कोई सपोज कीजिए हमारा कोई 200 से 250 या 500 लाइन का जो कोड है वो हमने बना रखा है, तो उसमें अगर हम कोई दूसरा आदमी उसको देख रहा है तो उसको उसमें बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर उसने अच्छे से कमेंट दिए हुए हैं तो दूसरा आदमी या दूसरा जो प्रोग्रामर है वो भी उस प्रोग्राम को ईजिली समझ सकता है। तो ये होता है हमारा यूज ऑफ कमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कमेंट्स को पढ़ा और उसका एग्जांपल भी हमने किया है। अगर हम चाहें तो इसमें सिंगल लाइन कमेंट या मल्टी लाइन कमेंट्स, कोई सा भी कमेंट्स को अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आपको एक छोटा सा सिंपल एक कमेंट देना है तो आप उसको सिंगल लाइन कमेंट में दे सकते हैं, या आपको प्रोग्राम का एक ब्लॉक को आपको कमेंट में डालना है तो आप उसको मल्टी लाइन कमेंट की हेल्प से उस ब्लॉक को डाल सकते हैं। क्योंकि सिंगल लाइन में डालेंगे तो उसका हमें एक ही लाइन को हम उसके अंदर यूज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ब्लॉक्स हैं, और उसको आपको डिसेबल करना है प्रोग्राम से, तो
तो आप उसको मल्टी लाइन कमेंट की हेल्प से कर सकते हैं, और उसका वो कोड फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे ये वाली लाइन है प्रिंट टाइप की, ये हमारे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, वो सिर्फ ओनली फर्स्ट वन ही हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, ये द वैल्यू ऑफ ए इज 10। सभी स्टूडेंट्स को कमेंट्स का यूज़ समझ में आया होगा। थैंक यू।